कैसे आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का मोटिवेशनल जो कोट्स है कि रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की जो महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं, आज के जो 20 अप्रैल के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं को देखते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण में वृद्धि के कारण राज्यों ने बढ़ाई क्या सक्रियता, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में भी देखेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम की स्वीकृति दे दी है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे नए सेनाध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु की पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 का उद्घाटन करेंगे। विश्व धरोहर दिवस के बारे में देखेंगे। साउथ अफ्रीका में भारी बाढ़ के कारण राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें वर्ष पर्व पर बृहस्पतिवार को लाल किले के संबोधन करेंगे। लाल किला से क्या संबोधन करेंगे बृहस्पति। आइए आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 7 और हरियाणा में गुरुग्राम व फरीदाबाद सहित 4 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कोविड-19 के केसों में लगातार वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि कोविड जो ओमिक्रॉन था, वेरिएंट था कोविड-19 का, उसका एक नया वेरिएंट एक्सी जो है वो क्या ओमिक्रॉन से भी 10 गुना क्या है, उसकी ज़्यादा मतलब वृद्धि है उससे। तो इसके कारण क्या देखा जा रहा है कि कोविड-19 के मरीजों में फिर से वृद्धि देखी जा रही है, जिसके कारण राज्यों ने सतर्कता बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य के 7 जिलों में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निकटवर्ती जिलों में संक्रमण बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण पर रोक लगाने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर प्रत्येक व्यक्ति का मास्क पहनना अनिवार्य है। यह आदेश गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जिलों के लिए जारी किया गया है। श्री विज ने कहा कि राज्य के इन 4 जिलों में मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोविड से संक्रमित कुल 238 में से 198 गुरुग्राम में और 22 फरीदाबाद में हैं। आइए आगे बढ़ें। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आज मंगोलिया में शुरू हो चुकी है। 19 अप्रैल को इसकी शुरुआत हो चुकी है। कहाँ? मंगोलिया में। जो क्या है, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है। सीनियर है ये एशियाई कुश्ती, इसको देखते हैं। ये सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 19 अप्रैल को मंगोलिया में स्टार्ट हुई है। ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया और बजरंग पुनिया सहित भारत के 30 पहलवान इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। पुरुष वर्ग में फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन श्रेणी में 20 पहलवान और महिला वर्ग में 10 पहलवान इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने प्रतियोगिता में भारतीय पहलवानों की भागीदारी के लिए 1 करोड़ 28 लाख रुपए मंजूर किए हैं। पहलवानों की उसमें भागीदारी के लिए जो सीनियर एशियाई चैंपियनशिप है कुश्ती, उसमें जाने के लिए साई ने क्या किया है कि 1 करोड़ 28 लाख रुपए मंजूर किया है। आइए आगे बढ़ें। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम को स्वीकृति दे दी है। आइए समझते हैं कि आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम है क्या। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को स्वीकृति दे दी है। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है कि जो आपराधिक मामले होंगे उसमें पहचान और जांच के लिए अभियुक्तों का मतलब होता है जिसको संदेह के आधार पर जिसकी गिरफ्तारी की जाती है, और अन्य लोगों की माप लेने के लिए प्राधिकृत करना और इनका रिकॉर्ड सुरक्षित रखना। इसमें उन लोगों के शरीर की समुचित माप लेने की विधिक या कानूनी स्वीकृति दी गई है जिनके फिंगरप्रिंट होंगे, हथेली के निशान लिए जाएंगे, पैर फोटोग्राफ लिए जाएंगे, पलक और रेटिना स्कैन, शारीरिक जैविक नमूने सहित कुछ अन्य माप की आवश्यकता होती है। यह नया अधिनियम 1920 के कैदी पहचान अधिनियम के स्थान पर लाया गया है। गृह मंत्रालय अधिनियम लागू होने की तिथि और अधिनियम के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित करने की अधिसूचना जारी करेगा। राष्ट्रपति ने दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 को भी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य दिल्ली के मौजूदा 3 नगर निगम को मिलाकर 1 नगर निगम क्या बनाना है। बजट सत्र के दौरान संसद ने आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 और दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 को मंजूरी दी थी।
आइए आगे समझते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे नए सेनाध्यक्ष। ये भारत के पहले ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, सेनाध्यक्ष होंगे जो क्या इंजीनियरिंग विंग से आएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना के 29वें सेनाध्यक्ष होंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने अपने 28 माह के कार्यकाल के बाद 30 अप्रैल को क्या रिटायर हो जाएंगे। रक्षा अकेडमी में प्रशिक्षित लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने दिसंबर 1982 में इंजीनियरिंग कोर में कमीशन प्राप्त किया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशन पराक्रम के दौरान प्लानवाला सेक्टर में इंजीनियरिंग रेजिमेंट का क्या नेतृत्व किया था। अपने 39 वर्ष के सेवाकाल में लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने पश्चिमी थिएटर कमांडर में एक इंजीनियर ब्रिगेडियर की कमान संभाली है। नियंत्रण रेखा पर एक इन्फेंट्री ब्रिगेड का नेतृत्व किया। लद्दाख सेक्टर में एक माउंटेन डिवीज़न की अगुवाई की और पूर्वोत्तर में एक सैन्य कोर का नेतृत्व किया है। पूर्वी कमान का प्रभार लेने से पहले वह अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ रहे हैं। यह पहला मौका होगा जब इंजीनियर कोर का एक अधिकारी क्या भारतीय सेना का अध्यक्ष होगा। ये पहली बार है कि जब कोई इंजीनियरिंग के कोर का जो अधिकारी होगा वो क्या भारतीय सेना का अध्यक्ष होगा। आइए आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में पहली सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। आइए समझते हैं इसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को बेंगलुरु में पहली सेमीकॉन इंडिया 2022 का कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और विनिर्माण और नवाचार में अग्रणी बनाने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए यह कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी। यह वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य जो सेमीकॉन होगा बेंगलुरु में जो कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या होगी कि सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाना है। उसका उद्देश्य क्या है कि वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा इस दिशा में पिछले 75 वर्ष में पहली बार निर्णायक पहल की गई है। आइए ये क्या है कि जो सेमीकंडक्टर के लिए जो मिशन होगा, जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है बेंगलुरु में, उसका ये लोगो है। आइए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने 18 अप्रैल को क्या विश्व धरोहर जो दिवस मनाया जाता है उसके अवसर पर नई दिल्ली में पुराना किला में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में दिल्ली की बावलियाँ क्या होती हैं अभी उसको भी देखेंगे। एब्सेंट अपीयरेंस और शिफ्टिंग स्कोर ऑफ वाटर बॉडीज़ पर फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। इस मौके पर संस्कृति मंत्रालय और ASI के अधिकारी भी मौजूद रहे। विश्व धरोहर दिवस को स्मारकों और स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है और इसका उद्देश्य क्या है कि सांस्कृतिक विरासत की विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व धरोहर दिवस 2022 की थीम क्या है कि धरोहर और जलवायु। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि विश्व विरासत जो दिवस है 2022 की थीम क्या है, धरोहर और जलवायु। आइए आगे बढ़ें। इस अवसर पर बोलते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि प्रकृति की पूजा करना हमारी परंपराओं और देश की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। आज हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र भारत की ओर है, जो जलवायु परिवर्तन और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने से संबंधित समस्याओं को हल करने के तरीके दे सकता है। वर्तमान में भारत में क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का सदस्य है भारत, और भारत में 40 क्या है विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 32 क्या है सांस्कृतिक। याद रखिएगा कि जो भारत में 40 विश्व धरोहर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया है उसमें 32 क्या है कि सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल है। हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पूरा एक विस्तृत वीडियो बनी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, जाके उस चैनल पर देखिएगा, रैंक टू हेयर चैनल पर, उस पर आपको मिल जाएगी। पूरा विश्लेषण किया है और पूरे जो धरोहर स्थल हैं उन धरोहर स्थलों का क्या चित्र भी दिखाया है, उसमें पूरा एक विस्तृत विश्लेषण किया है, कब शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है, पूरा उसके बारे में डिटेल है उसमें। इनमें से 24 स्मारक और पुरातात्विक स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा क्या संरक्षित है। 2021 की विश्व धरोहर की सूची में काकतीय शैली से 13वीं शताब्दी में निर्मित सुंदर वास्तुशिल्पी चमत्कार रामप्पा मंदिर उत्ताल, जो हमारी 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है रामप्पा मंदिर, और प्राचीन हड़प्पा शहर धौलावीरा शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 49 स्थलों को संभावित की सूची में शामिल किया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने भारत से ले गई हमारी धरोहर जैसे मूर्तियों को वापस लाने में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए प्रयासों और नेतृत्व के बारे में भी बताया। आज दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लगभग 228 धरोहर वस्तुएं भारत को वापस कर दी गई हैं। 2014 से पहले ऐसी सिर्फ 13 वस्तुएं ही क्या वापस किया गया था। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमें महान धरोहर दी है जो दुनिया की सबसे पुरानी विरासतों में से एक है। आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का कौन सा वर्ष है? 75वां वर्ष है। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आज़ादी का कौन सा महोत्सव है? 75वां जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस धरोहर को अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए विकास और विरासत दोनों के लिए काम किया है। श्री रेड्डी ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी सरकार की कई पहल कर रही हैं और जलवायु को बचाने की दिशा में भी काम कर रही हैं। हम अक्षय ऊर्जा, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों, जैविक खेती के इस्तेमाल की तरफ बढ़ रहे हैं और कई पहलों जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, उस पर भी काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य क्या है कि सतत विकास और हमारे नागरिकों के जीवन के लिए बेहतर स्थितियों को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उत्खनन के क्षेत्र में शानदार काम किया है और उन्होंने इस तरह के अच्छे काम को जारी रखने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने यह भी कहा कि अन्नपूर्णा की मूर्ति को वापस लाना ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बड़ी उपलब्धि है। आइए बावली के बारे में समझते हैं कि बावली क्या है। मानव सभ्यता की शुरुआत के बाद से कृषि, दैनिक उपभोग और अन्य विधि और विधानों के लिए पानी का उपयोग एक सामान्य प्रथा रहा है। पानी की कमी से लेकर पानी की उपलब्धता तक जलवायु परिस्थितियों के अनुसार सभ्यता ने पानी के उपयोग और भंडारण में विभिन्न तकनीकों को अपनाया था। बावली क्या जो सीढ़ीदार कुआं होता है की सुविधा एक ऐसी ही तकनीक है। बावलियों का उद्देश्य क्या होता है? केवल पानी की खपत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पर्यावरणीय परिस्थितियों को जोड़ते हुए बावली ने जल देवता के साथ विश्वास का गहरा संबंध स्थापित किया, जिससे संरचनाओं को एक धार्मिक पहचान मिली है। शब्द बावली या बावड़ी संस्कृत शब्द वापी या वापिका से उत्पन्न हुआ है। बावली आमतौर पर गुजरात, राजस्थान, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में प्रयोग किया जाता है। अहम जगहों पर बावलियों की मौजूदगी काफ़ी हद तक उनके महत्व और उपयोगिता को दर्शाता है। बस्तियों के कोनों जैसे कस्बों या शहरों से जुड़े गांवों पर स्थित बावली ज़्यादातर धर्मनिरपेक्ष संरचनाएं हैं, जहां से लोग पानी निकाल सकते हैं और ठंडी जगह का उपयोग कर सकते हैं। व्यापार मार्गों के पास बावड़ियों को ज़्यादातर विश्राम स्थलों के रूप में माना जाता है, जबकि टेराकोटा रिम वाली बावड़ियों को कृषि भूमि के पास देखा जाता था। विकेंद्रीकरण और कृषि गहनता के दबाव के कारण सीढ़ीदार कुओं बावड़ियों की व्यवस्था ध्वस्त हो गई। बावड़ियाँ क्या होती है? जो पानी संरक्षण के लिए जो कुआं होता है उसको क्या बावड़ी बोला जाता है। आइए आगे बढ़े। आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। आइए आगे बढ़ें। हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। फ्लूड इन साउथ अफ्रीका, बारिश के बाद बाढ़ से भारी तबाही, 400 से ज़्यादा की मौत, राष्ट्रपति ने किया राष्ट्रीय आपदा का ऐलान। आपसे पूछा जा सकता है कि किस अफ्रीकी देश में बारिश के कारण आपातकाल घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय आपदा ऐलान कर दिया गया है? कहाँ? साउथ अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने देश में भीषण बाढ़ के प्रकोप के कारण राष्ट्रीय आपदा की स्थिति और इससे निपटने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। बाढ़ के कारण तटीय प्रांत क्वाजुलू नेटल प्रांत में 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। 40,000 से ज़्यादा लोग क्या बेघर हो गए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले 2 साल से देश में लगे प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा करने के एक पखवाड़े के बाद ही राष्ट्रपति रामफोसा ने राष्ट्रीय आपदा स्थिति की घोषणा कर दी है। पिछले 4 दिन से लगातार हो रही भीषण बारिश के बाद बाढ़ के लिए सोमवार को रामफोसा ने जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रपति रामफोसा ने कहा कि हालांकि पिछले हफ्ते KZN में आपदा की प्रांतीय स्थिति घोषित की गई थी, लेकिन अब बाढ़ ने डरबन से पूरे देश में ईंधन लाइनों और खाद्य आपूर्ति को बाधित कर दिया है। डरबन दक्षिण अफ्रीका का मुख्य प्रवेश बंदरगाह है। आपदा में अब तक 400 से अधिक की मौत हो गई। राहत और बचाव दल KZN में उन लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं
जो हाल के दिनों में भारी बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन के कारण लापता हो गए थे। इस आपदा में 400 से अधिक लोगों की क्या मौत हो चुकी है। अफ्रीका के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक डरबन में बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। बिजली और पानी की क्या सेवाएं ठप हो चुकी हैं। राष्ट्रपति रामफोसा ने कहा कि ऐसे संकेत हैं कि आसन्न प्रतिकूल मौसम की स्थिति अन्य प्रांतों को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए क्या किया गया है कि राष्ट्रपति रामफोसा के द्वारा राष्ट्रीय आपदा की स्थिति घोषित कर दी गई है। कई सड़कें और पुल तबाह हो गए हैं। बुनियादी ढांचों की मरम्मत का काम रक्षा बल को सौंपा गया है। आइए आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर बृहस्पतिवार को क्या करेंगे, लाल किले से राष्ट्र को क्या संबोधित करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी क्या जारी करेंगे। इस अवसर पर 400 रागी शब्द कीर्तन करेंगे। केंद्र सरकार गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर कल और बृहस्पतिवार को 20 और 21 अप्रैल को लाल किला परिसर में भव्य कार्यक्रम का क्या आयोजन कर रही है। आयोजन के पहले दिन जो केंद्रीय मंत्री होंगे, गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह लाल किले में गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और बलिदान पर आधारित मल्टीमीडिया शो का उद्घाटन करेंगे। कल ही लगभग 400 बच्चे शपथ कीर्तन करेंगे। आइए समझते हैं इसको कि कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन जो समिति है उसके सहयोग से किया जा रहा है। किसके द्वारा? जो संस्कृति मंत्रालय और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के द्वारा ये इसके सहयोग से क्या किया जा रहा है, इस आयोजन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उप महाद्वीप और विदेशों से कई प्रमुख हस्तियां भी समारोह में हिस्सा लेंगी। यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। सिख धर्म अंधकार को दूर करने वाले गुरु अर्थात शिक्षक और शिक्षार्थी के पवित्र बंधन को अपने भीतर समाहित करता है। सिखों के लिए गुरु 10 आध्यात्मिक मार्गदर्शक के उत्तराधिकार को संदर्भित करता है जो सिख धर्म के संस्थापक जनक हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी क्या हैं? सिखों के 9वें गुरु हैं जिन्हें हिंद की चादर या जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इनको याद रखिएगा कि हिंद की चादर किस सिख गुरु को बोला जाता है या जगत गुरु के नाम से किस सिख गुरु को जाना जाता है? तेग बहादुर जी को। उनका जन्म अमृतसर में हुआ था। उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली। वह श्री गुरु हरगोविंद जी के सबसे छोटे पुत्र थे। उनकी माँ माता नानकी जी थीं, उनकी पत्नी माता गुजरी जी थीं और वह श्री गुरु अर्जन देव जी के पोते थे और उनके पुत्र गोविंद राय जो बाद में श्री गुरु गोविंद सिंह जी बने। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिखों के 10वें गुरु। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने चर्चाएं की। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।